Assalamualaikum dear students, I hope you are all fine and doing great. Our today's topic of discussion is aerobic and anaerobic respiration. अच्छा बच्चे, नॉर्मली मेरी सिस्टर आपको केमिस्ट्री टीच कर रही हैं, वो इस सब्जेक्ट पे वीडियोस अपलोड कर रही हैं, लेकिन ये जो एक टॉपिक है ना, ये डायरेक्टली लिंक्ड है बायो के साथ, क्योंकि मेरी स्पेशलाइजेशन बायो में है, तो मैं ट्राई करूँगा कि इसको मैं अच्छे तरीके से करने की ट्राई करूँ। क्लियर? बाकी जो सब्जेक्ट है या बाकी आपका जितना भी कोर्स है वो मेरी सिस्टर ही करवाएंगी आपको। एनीवेज, हम इसको रीड करते हैं। एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। जब एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात करता हूँ, इस पे जाने से पहले मैं जनरल सी बात करता हूँ। मैं कहता हूँ रेस्पिरेशन की दो टाइप्स होती हैं। वन इज द ऑर्गेनिज्मिक रेस्पिरेशन, अदर इज द सेलुलर रेस्पिरेशन। ऑर्गेनिज्मिक रेस्पिरेशन बच्चे वो होती है जो ऑर्गेनिज्म के लेवल पे रेस्पिरेशन होती है। फर्ज कर लो हमारे बॉडी के अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जिसमें आपका नॉस्ट्रिल्स में नथने जिन्हें हम कहते हैं, नोज आ जाता है, नेजल कैविटी आ जाती है, फेरेंक्स, लेरेंक्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्वुलर डक्ट और एल्वुलाई जो लंग्स के अंदर हैं। अब ये जो हमारा सिस्टम ये क्या करता है, गैसेस एक्सचेंज करता है, ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर लेके जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकाल देता है। यह है ऑर्गेनिज्मिक रेस्पिरेशन। इसके बाद जो नेक्स्ट होती है ना, वो होती है सेलुलर रेस्पिरेशन। और जब ऑक्सीजन आपके लंग्स के अंदर चली जाती है, वहाँ पे क्या होता है, ब्लड आता है, वो ब्लड क्या करता है, लंग से ऑक्सीजन को टेकअप करता है और पूरे बॉडी में डिसेमिनेट कर देता है। पूरे बॉडी में हर सेल के अंदर क्या करता है, ऑक्सीजन को प्रोवाइड कर देता है। अब सेल के लेवल पे ऑक्सीजन का कंज्यूम होना और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोड्यूस होना, दैट इज द सेलुलर रेस्पिरेशन। क्लियर? अब सेलुलर रेस्पिरेशन की फर्दर दो टाइप्स होती हैं। वन इज द एरोबिक रेस्पिरेशन, अदर इज द एनारोबिक रेस्पिरेशन। क्लियर? अब इसका मैं सिंपल सा अगर डिफरेंस बोलना चाहूँ ना, मैं कहता हूँ अगर तो ग्लूकोज की ब्रेकडाउन हो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो उसे मैं कह दूंगा एरोबिक रेस्पिरेशन। और अगर ग्लूकोज की ब्रेकडाउन हो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो वो आपका क्या कहलाएगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनीवेज, अब इसको रीड करते हैं। जानदारों में सांस लेने का अमल एक लगातार अमल है, मीन कंटिन्यूस प्रोसेस है। सांस लेते वक्त हम ऑक्सीजन अंदर लेकर जाते हैं, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। ये सीधी सी आपको बात पता है। ऑक्सीजन का हम टेक इन करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर कर देते हैं। एनीवेज, सांस लेने के साथ साथ इंसानी जिस्म में इससे मुंसलिक कई पेचीदा रिएक्शंस भी वकूअ पज़ीर होते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं होता कि हम सिंपल ऑक्सीजन को अंदर लेके कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर लेके जब ऑक्सीजन बॉडी के अंदर चलेगी, तब देर इज़ मल्टीपल स्टेप्स, बहुत सारे मल्टीपल कम्प्लेक्स रिएक्शंस होते हैं। क्लियर? अब वो कैसे? ऑक्सीजन की मौजूदगी में सांस लेने के अमल को एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। बेसिकली इसने कह तो दिया, बेसिकली होता पता है क्या, ये ग्लूकोज की कंप्लीट ब्रेकडाउन अगर तो इस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रही है, तो इसे हम कह देंगे एरोबिक रेस्पिरेशन। और अगर यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट ना हो, ये यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है ऑक्सीजन के बगैर, तो इसे हम कह देंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनीवेज, और इस दौरान दर्ज झैल रिएक्शन वकूअ पज़ीर होते हैं। अच्छा, कौन से होते हैं देखते हैं उसको। ग्लूकोज C6H12O6, ग्लूकोज ब्रेक होगा साइटोप्लाज्म के अंदर, दो मालिक्यूल बनेंगे, पायरुवेट के साथ एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएगी। ये जस्ट दो एटीपी के मालिक्यूल प्रोड्यूस होते हैं। एनीवेज, नेक्स्ट, पायरुवेट के मालिक्यूल्स को ब्रेक किया जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और ये प्रोसेस कहाँ पे होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। क्लियर? नेक्स्ट, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा प्लस वाटर बन जाएगा और साथ क्या हो जाएगी, एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएगी। अच्छा, समटाइम क्वेश्चन आ जाता है कि एक ग्लूकोज के मालिक्यूल को ब्रेक करके कितने एटीपी के मालिक्यूल प्रोड्यूस होते हैं। तो ये याद रखिएगा, एक ग्लूकोज का मालिक्यूल जब हम ब्रेक करते हैं तो 36 एटीपी के मालिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं। क्लियर? ओके, नेक्स्ट, ग्लाइकोलाइसिस। अब ग्लाइकोलाइसिस क्या है? अगर सिंपल अल्फाज में बोलना चाहूँ तो मैं कह दूंगा ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इज कॉल्ड एज द ग्लाइकोलाइसिस। अब ये क्या है, इसी क्वेश्चन में देखें, इसका जो हाफ पार्ट है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये ग्लाइकोलाइसिस दिया, जिसमें क्या होता है, ग्लूकोज को ब्रेक किया जाता है, दो मालिक्यूल बन जाते हैं किसके, पायरुवेट के, और ये प्रोसेस कहाँ पे होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर। क्लियर? दिस इज द ग्लाइकोलाइसिस। अच्छा, एक बात मैं बोल दूं, बेशक एरोबिक रेस्पिरेशन हो या बेशक एनारोबिक रेस्पिरेशन हो, दोनों में ग्लाइकोलाइसिस मस्ट होगी। ये देखें, ये क्वेश्चन दी गई है एरोबिक रेस्पिरेशन में, देखिए यहाँ पे ये ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस हो रहा है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन दी गई है एनारोबिक रेस्पिरेशन की, और यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस हो रहा है। यहाँ पे भी ग्लूकोज को ब्रेक करके पायरुवेट के मालिक्यूल में कन्वर्ट किया जा रहा है। क्लियर? ओके, अब ग्लाइकोलाइसिस को हम रीड करेंगे। ग्लाइकोलाइसिस के दौरान ग्लूकोज का एक मालिक्यूल पायरुवेट के दो मालिक्यूल्स में तब्दील हो जाता है। मीन जब एक ग्लूकोज का मालिक्यूल ब्रेक होता है, दो पायरुवेट के मालिक्यूल बन जाएंगे। उसकी रीज़न ये है कि एक ग्लूकोज के मालिक्यूल के अंदर 6 कार्बन होते हैं और एक पायरुवेट के मालिक्यूल के अंदर 3 कार्बन होते हैं। तो जब 6 को कन्वर्ट किया जाएगा दो मालिक्यूल में, तो दो मालिक्यूल बन जाएंगे 3-3 कार्बन वाले। तो एक पायरुवेट के मालिक्यूल के अंदर कितने कार्बन होंगे, 3 कार्बन होंगे। एनीवेज, इस अमल के दौरान कई रिएक्शंस वकूअ पज़ीर होते हैं। अच्छा, ये जो हमने बोल दिया ना, ग्लूकोज से डायरेक्ट पायरुवेट बन जाता है, ये एक सिंपल स्टेप नहीं होता, ये मल्टीपल स्टेप्स होते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 10 स्टेप्स होते हैं, और उसके अंदर मल्टीपल एंजाइम्स होते हैं, जिसमें बहुत सारे एंजाइम्स भी इन्वॉल्व होते हैं।
रिएक्शन वकूअ पज़ीर होते हैं जिनमें एंजाइम्स कैटालिस्ट के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। और कैटालिस्ट आपको क्या पता है? कैटालिस्ट होता है सच ए सब्सटेंस विच स्पीड अप द केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन क्या करता है, स्पीड अप करता है, दैट इज कैटालिस्ट। इन रिएक्शंस के नतीजे में दो एटीपी यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के मॉलिक्यूल्स बनते हैं। आपको पता है कि हाँ यहाँ पे दो एटीपी के मॉलिक्यूल बन जाएंगे। ये जो एनर्जी लिखा है यहाँ पे एटीपी है मुराद इससे। जब हमारे जिस्म के सेल्स को ग़िज़ा जज्ब बदन बनाने के लिए तवानाई दरकार होती है, मीन जब हमें एनर्जी रिक्वायर होती है तो इसी एटीपी को यूज़ किया जाता है। तो इन एटीपी को इस्तेमाल करके तवानाई हासिल करते हैं। उसकी रीज़न ये है, एटीपी को हम पता क्या कहते हैं? एटीपी को हम कहते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। दिस मीन्स हमारे बॉडी के सेल को जब एनर्जी चाहिए होता है वो क्या करता है, एटीपी को कंज्यूम कर लेता है। क्लियर? जो खुराक हम खाते हैं वो हमारे जिस्म में हजम होकर जज़ब हो जाती है। ये खुराक फिर सेल्स में पहुंचकर ऑक्सीडेशन से एनर्जी पैदा करती है। अच्छा, मैं एक बात बोल दूं जनरल, आप खाना खाते हो, आपकी माउथ कैविटी से एंटर होगा, एसोफेगस में जाएगा, एसोफेगस से स्टमक में, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन तक डाइजेशन हो चुकी होती है। उसके बाद किया जाता है, डाइजेस्टेड फूड को ऑब्जर्व किया जाता है, वो ऐड कर दी जाती है किसमें, ब्लड में। और ब्लड लेके फूड को पूरे बॉडी के पास जाता है, हर सेल को में फूड को प्रोवाइड कर देता है। क्लियर? तो सेल्स के अंदर क्या हो जाती है, उसकी ऑक्सीडेशन, यहाँ भी लिखा ऑक्सीडेशन से प्रोड्यूस करता है। आपने ना केमिस्ट्री में दो टर्म्स पढ़ी होंगी, वन इज ऑक्सीडेशन, अदर इज द रिडक्शन। उनको डिफाइन कैसे करते हैं? हम ऑक्सीडेशन को हम कहते हैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये तीनों डेफिनेशन ऑक्सीडेशन की हैं। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये तीनों डेफिनेशन किसकी? ऑक्सीडेशन की हैं। और रिडक्शन की अगर मैं डेफिनेशन बोलूँ, तीन डेफिनेशन है उसकी भी, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज अ रिडक्शन। तो यहाँ पे देखें क्या किया जा रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड ही की जा रही है ना इस प्रोसेस के दौरान, तो ये ऑक्सीडेशन ही है। एनीवेज नेक्स्ट हम देखते हैं, बैक्टीरिया और एल्गी ऐसे जानदार हैं जिनमें रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के बगैर वकूअ पज़ीर होती है। यहाँ पे देखें, ये जो क्वेश्चन दी गई है यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, ये ऑक्सीजन के बगैर हो, ये यीस्ट के अंदर हो रही है। और यीस्ट, अच्छा अक्लमंद आपकी बुक वाला ऐसा है, उसने एग्जाम्पल ऊपर दी है बैक्टीरिया और एल्गी, और नीचे जो क्वेश्चन दी है वो यीस्ट वाली दे दी है। यीस्ट ना तो बैक्टीरिया ना ही एल्गी है, ये फंजाई है, यूनिसेलुलर फंगस है। एनीवेज, जिनमें रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के बगैर वकूअ पज़ीर होती है और इनको एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसके दौरान हीट प्रोड्यूस होती है, और इस रिएक्शन के दौरान ग्लूकोज, कार्बन डाइऑक्साइड और एथेनॉल प्रोड्यूस में तब्दील हो जाता है, साथ एथेनॉल भी प्रोड्यूस हो रहा होता है, और इसके साथ हरारत खारिज होती है। क्लियर? अब इसमें देख लें, क्वेश्चन में ग्लूकोज की ब्रेकडाउन हो रही है, साइटोप्लाज्म में पायरुवेट के मॉलिक्यूल बन रहे हैं, साथ एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। नेक्स्ट क्या हो रहा है, यीस्ट के अंदर पायरुवेट को ब्रेक किया जा रहा है, लेकिन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बगैर। उसमें क्या हो रहा है, एथेनॉल प्रोड्यूस हो रहा है, C2H5OH प्लस एनर्जी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर? ये जनरल सी बात कर दी है। और ये एनारोबिक रेस्पिरेशन है, और ये जो रेस्पिरेशन की टाइप है ना एनारोबिक की, ये है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, क्योंकि एनारोबिक रेस्पिरेशन के फर्दर दो टाइप्स होती हैं, एक होती है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, और होती है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। ह्यूमंस के अंदर, हमारे अंदर जो एनारोबिक रेस्पिरेशन की टाइप होती है वो लैक्टिक एसिड होती है। एनीवेज नेक्स्ट हम रीड करते हैं, लिपिड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का एक ग्रुप है जिसमें चर्बीदार अशिया, मोम और स्टीरोल्स वगैरह शामिल हैं। ये सारे एग्जांपल्स हैं किसकी? लिपिड्स की। ये हमारे जिसमें तवानाई हासिल करने के ज़ख़ीरे के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। मेन हमारे बॉडी के अंदर जो रिजर्व एनर्जी होती है ना, वो किसकी फॉर्म में होती है? लिपिड की फॉर्म में। आपका बॉडी करता पता क्या है, जब आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है ना एनर्जी की, वो पहले ग्लूकोज को ब्रेक करता है, ग्लूकोज खत्म हो जाए वो ग्लाइकोजन को ब्रेक करता है, ग्लाइकोजन भी खत्म हो जाए तो वो लिपिड को ब्रेक करेगा। और याद रखिएगा, लिपिड्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट के कंपैरिजन में डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है। क्लियर? हमारे जिस्म को दरकार तवानाई के हसूल के लिए लिपिड्स को ईंधन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर? अगर आप दिन में ज़्यादा खुराक लेते हैं तो ये ज़्यादा खुराक एडिपोज अजलात में लिपिड्स के तौर पर महफूज हो जाती है। तो जब अगर आप ज़्यादा खुराक खा लेते हो तो क्या उसे कहते हैं, अगर हमारे बॉडी ने फूड को स्टोर करना, वो एडिपोज टिश्यू के अंदर कर लेगा। एडिपोज टिश्यू क्या होता है? हमारे बॉडी की जो चर्बी है ना, दैट इज़ एडिपोज टिश्यू। एनीवेज, खाना खाने के दरमियानी वक्फे या वर्जिश के दौरान हमारे जिस्म की तवानाई की ज़रूरियात इसी ज़ख़ीरा से पूरी होती है। क्लियर? नेक्स्ट, ग्लूकोज ग्लाइकोजन की सूरत में हमारे जिगर और पट्ठों में तवानाई के ज़ख़ीरे के तौर पर महफूज हो जाता है। ये क्या बात कर रहा है? फ़र्ज़ कर लो आपने एक बॉडी ने, फ़र्ज़ कर लो हज़रत 1000 मालिक्यूल ले लिए ग्लूकोज के, आपके बॉडी को फॉर द टाइम बिंग 400 मालिक्यूल्स चाहिए, वो 400 कंज्यूम कर लेगा, बाकी रेस्ट ऑफ द 600 मालिक्यूल्स को ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर कर लेगा। और ग्लाइकोजन भी टाइप है किसकी? ग्लाइकोजन की। और जो ग्लाइकोजन स्टोर होता है
वो कहाँ पे होता है, हमारे आपके लीवर के अंदर और आपके मसल्स के अंदर। और कौन सा मसल्स, स्केलेटल मसल्स। हाँ, इस अब जब ग्लाइकोजन भी स्टोर हो जाए, जो उसके बाद एक्स्ट्रा फूड होती है, दैट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ द लिपिड्स। क्लियर? यहाँ तक बच्चे मैंने आपको ये टॉपिक करवा दिया। इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन देन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।